वीरान बिल्डिंग के इस गलियारे में फिलहाल एक इंसान, वैम्पायर, एक फीनिक्स और एक डाकिनी मौजूद थे और किसी अंजाम तक ना पहुंच पाने की हालत में एक दूसरे से उलझे पड़े थे। सिद्धार्थ एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते उन पिशाचिनी वैम्पायर्स के चंगुल से सबको रिहा कराना चाहता था, साथ ही आलिया को भी, जिससे जाने अनजाने वो प्यार कर बैठा था। अब ये प्यार था या कुछ और, ये तो अभी उसकी समझ से बाहर था, पर वो उसे किसी भी सूरत में बचाना चाहता था। वार्तिका एक डाकिनी और रक्षक होने के नाते धरती को इन पिशाचिनियों के आतंक से छुड़ाना चाहती थी। लैला एक फीनिक्स होने के नाते हुक्म मानने को मजबूर थी, जिसने उसे उस ताबीज से रिहा कराया था। अंशिका पिशाचिनी होने की वजह से अपनी प्यास बुझाने के लिए सबका खून पीने पर आमदा थी। साथ ही एक बहन होने के नाते यामिनी को बचाना चाहती थी। सबके मकसद और मंसूबे एक दूसरे से उलझे हुए थे और वो एक मत पर कायम नहीं हो पा रहे थे। देखो सिद्धार्थ, सबसे सटीक और कारगर तरीका है इन दोनों पिशाचिनियों को खत्म करके दुनिया को इनके गंदे इरादों से बचाना। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूं कि जज्बाती मत बनो और ध्यान से सोचो। वार्तिका रिक्वेस्ट जरूर कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा था। मैं इन दोनों को मारकर अगवा किए हुए उन लोगों को, जिसमें आलिया भी शामिल है, तिल तिल मरता नहीं छोड़ सकता। मेरी इंसानियत ऐसा करने की गवाही नहीं देता। सिद्धार्थ ने वार्तिका के तर्कों को जड़ से नकार दिया। अंशिका अधिक समय तक यामिनी को काबू में नहीं रख पाएगी और इस तरह इनके चंगुल से उन लोगों के रिहा करने का सवाल ही नहीं उठता। हम फिर वहीं आ खड़े हो जाएंगे जहां अभी फिलहाल है। फर्क सिर्फ ये होगा कि यामिनी और अधिक बेकाबू हो चुकी होगी। वार्तिका ने फिर समझाया, पर सिद्धार्थ तो जैसे अलग ही धुनकी में था। अगर हम तुम्हारी बात माने तो ये दोनों वैम्पायर्स तो शायद खत्म हो जाए, पर वो सारे बेकसूर लोग भी साथ में मारे जाएंगे जो इनके जादुई असर के शिकार है। सिद्धार्थ ने फिर वही कहा जो पिछले कुछ समय में वो कई बार दोहरा चुका था। उन 4 लोगों के लिए तुम हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगाना चाहते हो, और जहां तक वार्तिका आगे कुछ कह पाती, उसके पहले सिद्धार्थ इतने जोर से दहाड़ा कि वार्तिका भी सहम उठी। चुप! भगवान के लिए अपनी बकवास बंद करो। वो सिर्फ नंबर्स नहीं, जिंदा लोग हैं जिनके परिवार है, रिश्ते हैं, सपने हैं, उम्मीद है। सिद्धार्थ अपने जज्बातों में वार्तिका की बातों को तवज्जो ही नहीं दे पा रहा था। वार्तिका ने सिद्धार्थ को समझाने की एक आखिरी कोशिश की और आगे बढ़कर उसके नजदीक जाकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, देखो सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारे जज्बातों की कद्र है, पर ऐसे सिर्फ 4 लोग मरेंगे, पर आगे वे हजारों लाखों लोग बच जाएंगे जो आगे इन वैम्पायर्स के वहशियत का शिकार बनेंगे। देखो, मैं यहां पर सबको बचाने के मकसद से नहीं आई थी। मैं दुनिया को इनके कहर से आजाद कराने आई हूं। सिद्धार्थ ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया और बेरुखी से बोला, और मैं यहां इसलिए आया था ताकि आलिया को वापस ले जा सकूं। तुम क्यों समझ नहीं रहे हो? वो सिर्फ एक बेवकूफ सैनिक है। वार्तिका तर्क करते हुए बोली। वार्तिका के इतना कहते ही सिद्धार्थ उस नतीजे पर पहुंच गया जहां वो काफी जद्दोजहद के बाद भी नहीं पहुंच पा रहा था। आलिया उसके लिए सिर्फ कोई मामूली अंगरक्षक नहीं थी। सिद्धार्थ अब असंभव को संभव करने का फैसला ले चुका था। प्रेम चीज ही ऐसी है, वो असंभव में संभावना तलाशने योग्य है। अंधविश्वास मूर्खता है और प्रेम सबसे प्रगाढ़ अंधविश्वास। तर्कों पर नासमझी की जीत ही अंधविश्वास है और यही प्रेम का सूत्र भी है। तर्क लाख सीधी राह दिखाए, प्रेम नासमझी की ओर ही झुकता है और राह की परवाह ही नहीं करता है। अरस्तू ने यूं ही तो नहीं कहा होगा कि मोहब्बत एक शदीद दिमागी बीमारी है। सिद्धार्थ अब सोच समझ पाने के दायरे से आगे निकल चुका था। वो प्रेम में था जहां सब कुछ जायज है। उसने कुछ देर सोचा और लैला की ओर रुक करके हुक्म देने के अंदाज में बोला, लैला, अपनी शक्तियों से पता करो कि यामिनी और बाकी सब कहां हैं और मुझे वहां ले चलो। ठहरो,
वार्तिका ने आगे आकर उनकी राह रोकी और अपनी गलती का एहसास करके बोली, मुझे माफ कर दो। आलिया के बारे में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए था, पर आवेश में आकर ऐसा मूर्खता भरे फैसले मत लो। सिद्धार्थ के हाव भाव ऐसे थे जैसे उसने वार्तिका की चेतावनी को सुना ही नहीं। वार्तिका और सिद्धार्थ के बीच मतभेद और टेंशन था। मैं कुछ बोलूं? लैला ने कुछ बोलना चाहा, जिसे सिद्धार्थ बीच ही में रोकते हुए बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम चुपचाप अपना रूप बदलो और मुझे वहां ले चलो। लैला ने मजबूरन वही किया जो उससे कहा गया। सिद्धार्थ उस पर सवार होकर जाने लगा। पीछे से वार्तिका मायूसी से बोली, मत करो इनकी मदद, उसमें किसी की भलाई नहीं है। मैंने नहीं कहा कि मैं इनकी मदद करने जा रहा हूं। वार्तिका ने सिद्धार्थ के मुंह से ये आखिरी शब्द सुने और उसे आंखों से ओझल होता देखती रही। सिद्धार्थ ना तो अंशिका का कहा करने वाला था और ना ही वार्तिका का। उसने एक अलग ही नायाब तरीका ढूंढा था इस अंजाम से छुटकारा पाने का, पर उस तरीके में उसकी जान जा सकती थी। लेकिन सिद्धार्थ को उसकी परवाह ही कहाँ थी। उसके कामयाब होने की संभावना बहुत कम थी, पर उस हालत में आज वहां किसी ना किसी को मरना ही था। सिद्धार्थ एक बार फिर आत्महत्या के राह पर बढ़ चला था, लेकिन इस बार यह आत्महत्या बेसबब नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी ने ऐसी करवट ली थी जिसकी कल्पना तो दूर, कल्पना का अंदेशा भी उसे नहीं हुआ था। आलिया का मिलना, फिर वैम्पायर्स का उसे अगवा कर लेना, फिर वार्तिका जैसी टाकिनी से सामना होना, फिर एक फीनिक्स का उसकी सेविका बनना, और अब इन सब के बीच में फंसा सिद्धार्थ अजीब गहमागहमी में था। इसके अलावा लियो और चंद्रिका का उसके सपने में आना भी उसके सोच समझ की शक्ति का कड़ा इम्तिहान ले रहा था। खुद किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाने की स्थिति में उसने लैला से पूछा, लैला, तुम्हें नहीं लगता कि चंद्रिका से मेरा कोई ना कोई गहरा संबंध है? लैला ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप उठती रही। तुमने भी मुझ में इसलिए दिलचस्पी दिखाई क्योंकि तुम्हें भी कोई खास बात नजर आई, है ना? सिद्धार्थ ने अपनी बात आगे बढ़ाई। सिद्धार्थ को खुद के रहस्यमयी और खास होने का एक अंदाजा इससे भी मिल रहा था क्योंकि जब उसने पूरी तरह से वैम्पायर के वश में जा चुकी आलिया को चिल्लाकर रुकने के लिए कहा था, तो आश्चर्यजनक रूप से आलिया ने उसका कहना माना था। हालांकि इसके महज एक इत्तेफाक होने की भी पूरी संभावना थी। अब तक लैला और सिद्धार्थ बिल्डिंग के 6वें और अंतिम फ्लोर पर पहुंच चुके थे। ये वही फ्लोर था जहां से सब शुरू हुआ था और शायद सब खत्म भी होगा। लैला ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। उसे भी बिना किसी तरकीब और एहतियात के आगे जाना सही नहीं लग रहा था। लैला, अगर मैंने उन्माद के हालत में पहुंच चुकी यामिनी को अपना खून पिलाया तो तुम्हें क्या लगता है कुछ चेंजेस आएंगे उसमें? सिद्धार्थ के ये सवाल पूछते ही उसे अपने पीठ की हड्डियों में दर्द का एहसास हुआ। लैला ने उसे अपने पीठ से नीचे गिरा दिया था। सिद्धार्थ की आंखों के सामने उसे तारे दिखाई देने लगे और जब वो आसपास देखकर चीजें समझ पाने के हालत में पहुंचा तो उसने लैला को अपनी ओर लाल आंखों से घूरता हुआ पाया और आखिरकार उसने अपना मुंह खोला जो पिछले कुछ समय से बंद था क्योंकि वो सिद्धार्थ के डिसीजन से खुश नहीं थी। और अब तो उसका अंतिम फैसला सुन उसका गुस्सा उसके सेवा के भावना से भी कहीं ऊपर उठ गया था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? ये है तुम्हारी योजना? वो आगे उसी तर्ज पर कुछ बोलने जा रही थी पर उसे अचानक याद आया कि वो अपने मालिक से बात कर रही थी और उसने अपना लहजा थोड़ा नरम करके आगे कहा, प्लीज जल्दी मुझसे कहो कि ये तुमने मजाक में कहा था और तुम्हारे पास कोई बेहतर प्लान है। पर अगर ये प्लान काम कर गया तो मैं मरूंगा नहीं, है ना? कोई नहीं मरेगा, सिद्धार्थ ने जैसे खुद से ही कहा। वार्तिका की तरह लैला भी अब परेशान होकर बोली, पर ये प्लान कहाँ है? ये तो तुक्का है। महज कुछ इत्तेफाकों से तुमने खुद को चंद्रिका से रिलेटेड समझ लिया। ये बस एक संभावना है, इससे उलट लाखों और संभावनाएं हैं। ये पूरी तरह से एक सोची समझी आत्महत्या कही जा सकती है और कुछ नहीं। लैला के शब्द
तो शालीनता की मर्यादा में थे, पर उसका लहजा पूरी तरह नाराजगी का था। पर तुमने तो खुद ही देखा ना लैला, कैसे आलिया जादू के असर में होने के बावजूद मेरे कहने पर रुक गई। कैसे यामिनी ने मुझे खाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे अनुभूति हुई कि मैं चंद्रिका हूं। इसके साथ ही वैम्पायर जहर ने भी मुझ पे कोई असर नहीं दिखाया। ये सब किस तरफ इशारा कर रही है? तुम ही बताओ। ये बेवकूफी की तरह इशारा कर रही है। लैला ना चाहते हुए भी खुंटा तुड़ाए बैल की तरह घुर्रा कर बोली, क्या होगा अगर ये सब महज एक इत्तेफाक हो और तुम्हारा अंदाजा पूरी तरह से गलत? तुम्हें सिर्फ एक भ्रम हुआ हो सकता है, जहां तुम खुद को 30 बार खान समझ रहे हो, पर वास्तव में वो तुम हो नहीं। लैला के ज्ञान से सिद्धार्थ को कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया और उसने पूछा, क्या आप सच में ये सिर्फ मेरा वहम है? नहीं। लैला के चेहरे पर कई तरह के भाव एक साथ उभरे और वो आगे बोली, मेरा मतलब यह है कि ये वहम भी हो सकता है। मुझे लगता है कि तुम सही हो, पर मेरे दिमाग में सिर्फ आत्महत्या और बेवकूफी के ख्याल ही आ रहे हैं। हमें रुक जाना चाहिए। लैला के रुकते ही सिद्धार्थ बोला, तो प्लान काम कर सकता है। लैला ने उसकी बात पूरी करने के साथ फिर एक हिदायत देते हुए कहा, पर यह बहुत खतरनाक है, जिसमें कामयाब होने का चांस बहुत कम है। वही अपनी जान गंवाने की संभावना बेहद प्रबल। अगर 1000 में से कामयाब होने की एक संभावना भी हो तो भी जोखिम उठाने को तैयार हो। सिद्धार्थ अपने हौसलों को सहेजते हुए बोला, एक बार फिर सोच लो। अगर तुम जो सोच रहे हो उसमें जरा भी खोट निकला तो तुम इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं आओगे। वो तुम्हारी आत्मा तक चूस लेगी और ये एक बहुत दर्दनाक मौत होगी, जिसके बाद रिजल्ट फिर भी वही होगा। कोई अंगरक्षक या दूसरे शिकार जिंदा नहीं बचेंगे। पर अगर मैं सच में स्पेशल हूं तो सब बच जाएंगे। कुर्सी की पेटी बांध लो, हम डर और रोमांच की ऊंचाइयों में उड़ने वाले हैं। इतना कहकर सिद्धार्थ ने आओ देखा ना ताओ कमरे के उस दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया, जहां से गुर्राने की तेज आवाजें आ रही थी। लैला सिद्धार्थ की तरफ डर के देख रही थी, लेकिन सिद्धार्थ में एक जुनून था, कुछ कर गुजरने का। उसे अब ना सिर्फ आलिया की जान बचानी थी, बल्कि उन सारे विक्टिम्स की भी जान बचानी थी जिनको इन दोनों बहनों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। किसी को हो ना हो, सिद्धार्थ को अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस आ रहा था जिसके आते ही सिद्धार्थ को अब अपने जीवन का मतलब समझ आ रहा था। क्या होगा जब सिद्धार्थ उस कमरे के अंदर जाएगा? जानने के लिए सुनते रहे पॉकेट एफएम। तुम उसका खून नहीं पियोगी, सिद्धार्थ जल्दी से बोला। आयशा का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था और उसकी आंख कोठरों में धंस गई थी। वो इस कदर कमजोर हो गई थी कि उसके शरीर की हड्डियां तक नजर आने लगी थी। यहां से सुरक्षित निकल जाने के बाद भी डॉक्टरों को उसे बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। अंशिका ने सिद्धार्थ को घूरते हुए जवाब दिया, मुझे इसी का खून चाहिए। इसका खून मेरे लिए सबसे उपयुक्त और सटीक है, जिसे पीने के बाद जल्द ही मैं लड़ने के काबिल हो जाऊंगी। बहुत विकट परिस्थिति थी। सिद्धार्थ ने दूसरे बेहोश इंसानों की ओर नजर फेरी। वो सब भी स्वस्थ नहीं थे, पर आयशा के मुकाबले उनके हालात कई गुना बेहतर थे। तुम किसी और का खून ले लो और उसे छोड़ दो प्लीज, सिद्धार्थ विनती करते हुए बोला। दूसरों के और इसके खून में बहुत फर्क है। तुम मेरे काम में दखल अंदाजी करना बंद करो। इतना बोलकर अंशिका आयशा के बगल में घुटनों के सहारे बैठ गई। दूसरी तरफ से आ रही यामिनी के चीखने से उसका ध्यान उस ओर खींचा। यामिनी के गलों पर एक गहरा जख्म लग जाने के बाद उसमें से खून रीस कर उसकी आंखों में उतर रहा था, जिस कारण पहले से उन्मादी यामिनी और अधिक आक्रामक हो गई। हालांकि फिलहाल लैला और आलिया ने उसे घेरा हुआ था। सिद्धार्थ फिर अंशिका की ओर उन्मुख होकर बोला, अंशिका रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सिद्धार्थ ने फिर चेतावनी दी, पर अंशिका उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर अपने होठ आयशा के गर्दन तक ले गई।
वो अपने नुकीले दांत गड़ाने ही वाली थी कि सिद्धार्थ एकाएक चीखा और बोला, नहीं, तुमने अगर उसे एक खरोच भी पहुंचाई तो मैं लैला को रुक जाने का ऑर्डर दे दूंगा। अंशिका आयशा की गर्दन से सिर्फ 1 इंच दूर रुक गई। उसने खुद को पीछे खींचा और सिद्धार्थ का रुख करके दांत पीस कर बोली, तुम ऐसा करो और मैं आलिया को अपना गर्दन काट लेने का हुक्म दे दूंगी। सिद्धार्थ अब अजीब कश्मकश में था। वो कसम खाकर बैठा था कि जीते जी उनमें से किसी को कुछ नहीं होने देगा। अब आलिया और आयशा के बीच वो किसे चुनेगा, जानने के लिए सुनते रहे पॉकेट एफएम। सिद्धार्थ इस समय अजीब दुविधा में फंसा हुआ था, पर बार बार आलिया के नाम से खुद को मजबूर किया जाता देख इस बार उसने हौसले का सहारा लिया और 2 टुक बोला, ठीक है, तुम करके दिखाओ। अब ना जाने ये उसके हौसले का असर था या कुछ और, पर अंशिका पर असर हुआ और उसके चेहरे के भाव नरम पड़े। ठीक है, रुक जाओ। इतना कहकर अंशिका बिफर पड़ी। उसकी आंखों से खून बहने लगा। इस समय वो बेहद लाचार और मजबूर प्रतीत हो रही थी। उसने रुआं सी आवाज में कहा, मैं बस अपनी बहन को बचाना चाहती हूँ। सिद्धार्थ को पहली बार उससे सहानुभूति हुई और उसने समझते हुए कहा, मैं जानता हूं अंशिका। अंशिका के चेहरे के भाव सिद्धार्थ को बहुत असहज महसूस करा रहे थे। प्लीज मुझे इसका खून पी लेने दो, मुझे खून की जरूरत है, मेरे बिना हम ये जंग हार जाएंगे। गिड़गिड़ाकर गुहार लगाते हुए अंशिका बोली। सिद्धार्थ मजबूर था। उसने सिर हिलाकर उसके फरियाद को नकार दिया। पर अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? अंशिका अपनी आंखों से बह रहे आंसूनुमा खून पोंछते हुए बोली। पर तभी जैसे खुद ईश्वर ने दोनों की फरियाद सुन ली और अंशिका के पीछे उसे फिर से वही आश्चर्य कर देने वाला दृश्य दिखाई दिया। आज दूसरी बार उसने लाल रंग से सने हवा के गुबार को धीरे धीरे आकृति का रूप लेते देखा था। चलो, तुम्हारी शंका का समाधान मैं किए देती हूं। लो, मेरा खून चूस लो। सिद्धार्थ को अपनी उपस्थिति से पूरी तरह से आश्चर्य और हर्ष से दोहरा कर देने के बाद वार्तिका ने अपनी मधोश कर देने वाली आवाज में कहा, ठीक है, हालांकि तुम्हारा खून कम टेस्टी होगा, पर मुझे पूरा भरोसा है कि किसी आदम जात के खून के मुकाबले तुम्हारे खून से मुझे बेहतर शक्ति मिलेगी। इसके बाद बिना देर किए अंशिका ने अपने पैन दांत वार्तिका के गले में घसा दिए, जिसके बाद वार्तिका के चेहरे पर दर्द के भाव उभरे और धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ता गया। खून की अचानक कमी से वो घुटनों पर आ गिरी। अंशिका ने अब भी खून चूसना जारी रखा। वो इस समय जख्म से लिपटे किसी जोक की मानिंद लग रही थी। ये नजारा देख सिद्धार्थ अंदर तक सहम गया। उसने खुद के लिए यही नियति निर्धारित की थी। थोड़ी देर बाद उसके साथ भी यही होना था, जब यामिनी को वो अपना खून सौंपेगा। कुछ देर बाद अंशिका ने एक गहरी सांस छोड़कर खुद को वार्तिका से अलग किया। अब वो पूरी तरह सीधी खड़ी थी। उसके चाल में भी दृढ़ता आ चुकी थी। क्या हुआ, डर गए? अंशिका ने सिद्धार्थ के उड़े हुए रंगत को देखकर पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं। सिद्धार्थ अपनी बात पूरी कर पाता उसके पहले ही एक जोरदार आवाज ने सभी को दूसरी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। यामिनी ने आलिया को जमीन पर पटक दिया था। लैला भी जख्मी हालत में थोड़ी दूर पड़ी करा रही थी। उसका बायां पंख बुरी तरह मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। लैला द्वारा चारों तरफ फैलाई आग की लालिमा भी फीकी पड़ती जा रही थी। अंशिका थोड़ी आगे बढ़ी। इसे अब बहुत जल्द भूख लगेगी, तैयार रहना। मोर्चा संभालने से पहले उसने सिद्धार्थ से कहा। पूरा कमरा दोनों के टकराव से उठने वाले तरंगों से कांप उठा।
कांच चकनाचूर होने लगे और इन सब के बीच सिद्धार्थ को एक दृश्य दिखाई दिया जिसमें अंशिका ने यामिनी का गला पकड़ा हुआ था। पर खुद को छुड़ाने में यामिनी को बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हालांकि पहले के मुकाबले यामिनी कमजोर लग रही थी और वो इस बात से वाकिफ भी थी। इस वक्त अपने बहन के चंगुल से छूट वो फिर से आलिया पर टूटी, जो अभी अभी खुद को खड़ी करने में कामयाब हुई थी। उसने उसे एक और धक्का दिया और अपने को बचाने के लिए दीवार के पार जाने की कोशिश की, पर उसकी उस कोशिश को लैला ने अपने आग की दहक से नाकाम कर दिया। अब यामिनी के खिलाफ 3 लोग थे, जिस वजह से वो अब आक्रामक कम और बचावात्मक ज्यादा हो गई थी। ये एक अच्छा संकेत था। सिद्धार्थ खुद को बहुत असहाय पा रहा था। वो भी इस जंग में यामिनी के खिलाफ खड़ा होना चाहता था, पर इंसान होने के नाते उसकी शक्तियां इतनी कम थी कि यामिनी का किया बस एक वार उसे जान से महरूम करने के लिए काफी था। वो सोच रहा था कि कैसे अपनी अक्षमताओं के बावजूद वो इन सब के बीच फंसकर इनका हिस्सा बन गया है। वार्तिका भी अब उठकर खड़ी हो गई थी, पर उसकी हालत लड़ाई में भाग ले पाने इतनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंशिका ने जरूरत से ज्यादा उसका खून चूस लिया है। प्लान क्या है तुम्हारा? वार्तिका ने लड़खड़ाते शब्दों में ही बिना सिद्धार्थ की ओर देखे पूछा। सिद्धार्थ जानता था कि वार्तिका उसका प्लान जानने के बाद बेहद नाराज होगी। वैसे भी दोनों के संबंध ठीक नहीं थे, इसलिए उत्तर देने से पहले वो सक पकाया। पर वार्तिका के दबाव डालने पर उसे सब कुछ साफ बताना पड़ा। बेवकूफ, अगर तुम गलत हुए तो? ये तीसरी बार था जब उससे यही सवाल पूछा गया था। सिद्धार्थ ने वार्तिका को समझाने की पूरी कोशिश की और उसकी सारे शंकाओं का समाधान भी किया, पर वार्तिका को न मानता देख वो अंत में बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, पर मेरा इरादा कहीं से गलत नहीं है। वार्तिका ने उसकी बात सुनी और लास्ट में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। वार्तिका आगे नहीं बढ़ सकी और चक्कर खाकर गिर गई। सिद्धार्थ ने उसे सहारा दिया और पूछा, क्या हालत इतनी खराब हो जाती है? वार्तिका ने सिद्धार्थ की आंखों में देखा और बोली, हाँ, और यामिनी का असर तो और भयंकर होगा क्योंकि वो एग्रेसिव है। सिद्धार्थ किसी आश्वासन का आशा कर रहा था, पर वार्तिका ने सच्चाई बताकर उसकी हालत और खराब कर दी। अब इंतजार करना उसके लिए मौत से भी अधिक डरावना हो रहा था। वो सोच ही रहा था कि कब वो वक्त आएगा जब वो अपने को परोसेगा। तभी अंशिका की हिदायत भरी आवाज उसके कानों में पड़ी, ये अब पूरी तरह से थक चुकी है और खाने की तलाश में है, तैयार रहना। वो वक्त आ चुका था। यामिनी की बुझती आंखें खून की तलाश में घूम रही थी। मैं यहां हूं, आओ मेरी तरफ, पियो मेरा खून। सिद्धार्थ उछलकर उसके नजरों के सामने आने की कोशिश कर रहा था, पर सिद्धार्थ के अलावा भी यामिनी के पास कई और विकल्प इस समय कमरे में मौजूद थे। सिद्धार्थ ने लैला की ओर नजर घुमाई। इसे जबरदस्ती मेरी तरफ भेजो, ऐसा कुछ करो ये मेरे दिशा में आने के सिवाय उसके पास और कोई चारा ना हो। यामिनी एक दूसरे आदमी की ओर खून के सप्लाई के लिए झुकी ही थी कि लैला ने आग की लपटों से उसका रास्ता रोक दिया, जिसके बाद यामिनी ने दूसरे शिकार की ओर रुख किया। इस बार भी लैला कारगर साबित हुई। एक के बाद एक सभी रास्ते बंद हो जाने के बाद आखिरकार यामिनी ने सिद्धार्थ का रुख किया। आंखों में वहशत लिए वो सिद्धार्थ की ओर घुर्राते हुए बढ़ने लगी। उसके मुंह से लार टपक रही थी। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात मौत धीरे धीरे उसे अपनी आगोश में लेने के लिए बढ़ रही थी। यामिनी उसके पास आकर रुक गई। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली।
खून पीने की बजाय उसने उस पे एक वार करने के लिए हाथ उठाया ही था कि एक तलवार का जोरदार धक्का यामिनी को लगा और वो दूर जा गिरी। सिद्धार्थ ने आंखें खोली और आलिया को देखा। पिछले कई मुलाकातों के बाद सिद्धार्थ को आलिया की आंखों में वही चमक और भाव दिखे जो उसके अगवा होने से पहले दिखते थे। पर इन सब के बीच एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई कि यामिनी तलवार की चोट से वहां जाकर गिरी जहां एक शिकार बेहोश पड़ा था। उसने समय गवाए बगैर उसके खून से अपनी प्यास बुझाई। अब वो पहले से ही अधिक ताकतवर हो उठी थी। कामयाबी हाथ आते आते उनके हाथों से फिसल गई थी। सभी के चेहरे पर मायूसी का बीज थी। एक यही प्लान था जिसके तहत सब काम कर रहे थे, पर अब वो भी धराशायी हो चुका था। उन सबको मिलकर अब फिर से यामिनी को आहत करते हुए इतना थकाना था कि उसे खून की प्यास दोबारा लगे। यामिनी अब फिर से तन कर खड़ी थी। क्या ये जितना खून पिए उतने ताकतवर होते जाते हैं? सिद्धार्थ ने बगल में खड़ी वार्तिका से पूछा। यही तो कारण है कि कोई भी इन वैम्पायर से नहीं उलझता, वार्तिका ने बताया और आगे जोर की सांस छोड़ के सिद्धार्थ से पूछा, अब भी अपने प्लान पर कायम रहना चाहते हो? जैसे हमारे पास और कोई चारा है? सिद्धार्थ ने सवाल का जवाब सवाल से दिया। लैला, अंशिका और आलिया ने यामिनी को घेरा हुआ था। उन तीनों में से दो की हालत काफी खराब थी। आलिया के शरीर पर तो इतने जख्म थे ये गिनना भी मुश्किल था। सिद्धार्थ द्वारा पहनने दिया गया जैकेट और पैंट पूरी तरह खून में सना था। लैला की हालत भी कुछ जुदा नहीं थी। यामिनी के सामने अब टिकना बहुत मुश्किल था। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ ने बची खुची हिम्मत जुटाई और सभी को मायूस होता देख बोला। सिद्धार्थ की आवाज पर अंशिका ने मोर्चा संभाला। उसके पीछे लैला भी थी। वहीं आलिया तलवार हाथ में लिए सही मौके का इंतजार कर रही थी, पर अब यामिनी खुद को बचाने की जगह उन पर वार कर रही थी। अंशिका किसी तरह उसके वारों से बचने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि नीचे खड़े सिद्धार्थ को ठीक से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। यामिनी ने अंशिका को छोड़ लैला और आलिया पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिसके बाद अंशिका बीच में आई और अपनी बहन को खुद में उलझाकर आलिया और लैला को संभलने का वक्त दिया। इसी तरह के झड़प के बाद अचानक खून की धारा बहती हुई दिखाई दी। यामिनी ने सब कुछ अपने होने के बावजूद अंशिका को बुरी तरह घायल कर दिया था। मुझे लगता है ये अब और नहीं टिक पाएगी, वार्तिका निराशा के साथ बोली। भगवान के लिए शुभ शुभ बोलो वार्तिका। सिद्धार्थ खींच गया था। क्या मेरे बोलने से चीजें बदल जाएगी? तो मैं क्या करूं? मैं पूरी तरह लाचार हूं। मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता, सिद्धार्थ ने चिढ़कर कहा। तो क्या तुम सिर्फ खड़े रहोगे? कुछ करो, मरना तो वैसे भी है। पहली बार सिद्धार्थ ने वार्तिका को चिल्लाते हुए सुना था। तुम सिर्फ खड़े होकर सब ठीक होने की कामना नहीं कर सकते। हर कोई तुम्हारे प्लान पर काम कर रहा है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तुम्हें आलिया को बचाना है, तुम्हें दूसरे सभी लोगों को बचाना है, पर खुद करना कुछ नहीं है क्योंकि तुम डरे हुए हो। मैं डरा हुआ नहीं हूं, सिद्धार्थ ने भी चिल्लाकर अपनी सफाई में कहा। तुम हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम यामिनी के खुद तक आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद उस तक जाते। वार्तिका की बातों ने सिद्धार्थ को आंदोलित कर दिया था। उसने सोचा कि अब अगर जान जानी ही है तो डरे बिना लड़ते हुए जाएगी। यह फैसला कर वो आगे बढ़ा। अंशिका का बुरा हाल था। यामिनी के बिल्कुल पास पहुंचकर उसने वार्तिका से अपनी शक्तियों से यामिनी को स्थिर करने के लिए कहा। जैसी मेरी हालत है, मैं इसे ज्यादा देर तक काबू में नहीं कर सकती, महज कुछ सेकंड, वार्तिका ने जवाब दिया। उतना काफी है। सिद्धार्थ अपनी सारी हिमायत जमा करने लगा। क्या सिद्धार्थ को ऐसे मौत के मुंह में हाथ डालना चाहिए?